हाँ, इस लेसन में हम ये देखेंगे कि बिल्लीज़ एक अपैरल इंडस्ट्री, रेडीमेड इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ होता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे रहती है, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेंगे। जब मैं बोलता हूँ अपैरल इंडस्ट्री, तब हम बात कर रहे हैं मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर या फुटवेयर। तो हम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस के बारे में कवर करेंगे कि उसका मेनू सिस्टम कैसा है। हम कुछ सेल्स एंट्रीज पास करके देखेंगे ताकि आपको सेल्स एंट्री का फंक्शनैलिटी समझे कि कितना आसान है। कोई सेल्समैन भी सेल्स एंट्री को पास कर सकता है बिना कोई मिस्टेक किए। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर सेल्स रिटर्न करता है और उसकी जगह नया कुछ लेके जाता है, तो उसकी एंट्री देखिए। सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट की एंट्री, अगर उसने नया कुछ लिया नहीं है और आपको उसको एक क्रेडिट नोट दे के रखना है कि आप वो जब भी लेगा पैसा जो है उसमें से एडजस्ट हो जाए। परचेस एंट्री, परचेस रिटर्न, रिसीवेबल्स, हमारा कुछ क्रेडिट्स भी होता है बिजनेस, तो रिसीवेबल्स की लिस्ट, उसका मैनेजमेंट, पेबल्स सिमिलरली सप्लायर के बारे में पूरा मैनेज। ये मेनूज हमें रेगुलरली लगते हैं और सारा एप्लीकेशन इसी मेनूज में फंक्शन। तो यूजर को ऐसे लगता है जैसे कि वो मोबाइल ऐप यूज कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेनू सिस्टम है। अब पहला ग्रुप जो है वो सेटिंग्स का है, ये हमें वन टाइम ही करना होता है। बिल का प्रिंट कैसा होना चाहिए, आपका बारकोड किस तरीके का होना चाहिए। फिर सेकेंड जो ग्रुप है वो सेल्स के बारे में है। थर्ड ग्रुप है परचेस के। फोर्थ ग्रुप है बैंकिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में। फिफ्थ ग्रुप है हमारा स्टॉक के बारे में। सिक्स्थ ग्रुप है बिलीज में से हम एक वेब स्टोर भी बना सकते हैं। आप आपके वेब स्टोर का लिंक कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। कस्टमर पूरा कैटलॉग ऑनलाइन देख सकता है, उसमें से चीज़ें बाय भी कर सकता है। ऐसे भी कुछ कस्टमर है जो सिर्फ वेब स्टोर के लिए बिलीज एप्लीकेशन। तो ये इंटरफेस के बारे में हम हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में देख। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्स एंट्री से। अब नॉर्मल प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये हम रेकमेंड करते हैं कि आप आपके कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करो, उसका नाम नंबर कलेक्ट करो, क्योंकि वो करना बहुत ही आसान है। और एप्लीकेशन कितने भी कस्टमर्स, हमने 3 लाख कस्टमर तक इसको टेस्ट। इसका एडवांटेज क्या है, आपके कस्टमर का पूरा डेटा आपके पास रहेगा, कस्टमर का एनालिसिस आपको मिलेगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपको ये नहीं करना है तो ये आप डिसअलाउ कर सकते। होगा कैसे कि कस्टमर ने कुछ गुड्स आपके शॉप में से पसंद किए और वो काउंटर पे आया, अभी उसका बिल करना है। तो आप पहले उसको पूछेंगे कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या, तो वो कस्टमर आपको नंबर बताएगा। वो जैसे ही नंबर बताता है, अगर आपके डेटाबेस में वो नंबर है तो वो उठा लेगा उस कस्टमर। अगर नहीं है तो यहीं पे एक शॉर्टकट है प्लस या अल्ट ए, आप कस्टमर का नाम डाल के सेव कर सकते। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाला और इसको सेव कर दिया, तो आपका कस्टमर क्रिएशन हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता। उसके बाद बहुत सारे शॉप्स सेल्समैन को ट्रैक करते हैं और उनको कमीशन भी देते हैं। तो आप सेल्समैन को चूज करते हैं यहाँ से। अगर आप वैसा कुछ नहीं कर रहे तो हम ये विंडो को भी डिसअलाउ कर सकते हैं। तो मैंने सेल्समैन चूज किया। अब ये फील्ड पे वो आया, यहाँ पे आप बारकोड को स्कैन, तो मैंने एक बारकोड को स्कैन किया। फिर दूसरा आइटम, कस्टमर ने ये 2 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। अब आपको कस्टमर पूछता है कि मेरे को सर डिस्काउंट दो। तो अगर आपको कस्टमर को पूरे बिल पे डिस्काउंट देना है तो ये बिल अमाउंट हो गया 7325। अगर आपको उसको 25 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है तो आप 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दो, तो ये हो गया 7300। अगर आपको कस्टमर को परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो आप इसको परसेंटेज में डिस्काउंट दो। ये सपोज 2% डिस्काउंट देना है तो ये 7179 हो गया। अब अगर ये जो डिस्काउंट है इसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंट, मतलब ये पूरे बिल पे डिस्काउंट। आप जो 2% डालोगे तो वो 2% हर लाइन आइटम पे वो कैलकुलेट करेगा। पर अगर आप हर आइटम पे इंडिविजुअल डिस्काउंट देना चाहते या एक ही आइटम पे डिस्काउंट देना है और दूसरे पे नहीं देना है, तो आप यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस पे 5% डिस्काउंट देना है, सेकेंड आइटम पे मेरे को डिस्काउंट नहीं देना है। अभी इसका अमाउंट हो गया 57198। अब इसमें कस्टमर बोलता है मैं 7100 ही दूंगा, तो आपको 98 रुपीज़ डिस्काउंट देना, तो 7100 हो गया। तो एक सिंपल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। इससे भी फास्टर मेथड्स है जो हम आगे के एक सेल्स इनवॉइस में देखेंगे। अब ये मेरा बिल फाइनल हो गया। यहाँ पे एक शॉर्टकट है F12, या आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपके पेमेंट लेने के सारे तरीके, या उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट टेंडर्स, वो खुल जाएंगे।
ये टेंडर्स डिजाइनेबल है, आपके शॉप में पेमेंट लेने के कितने भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो बैंक अकाउंट है और दो बैंक अकाउंट के दो क्यूआर कोड है, तो वो दो पेमेंट टेंडर हो गए। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड मशीन है, वो तीसरा टेंडर हो गया। आप कैश भी लेते हो तो चौथा टेंडर हो गया। अगर आप ऑनलाइन बेचते हो तो ऑनलाइन का एक पेमेंट गेटवे होगा, वो पांचवा टेंडर हो गया। तो आप कितने भी टेंडर क्रिएट कर सकते हो। तो इस वक्त हम ये इनवॉइस का पेमेंट सेटल कर रहे हैं। कस्टमर ने आपको 7,500 कैश दिया है, तो सिस्टम बताता है कि आप उसको 400 रुपीज़ को रिटर्न कर दो। अगर कस्टमर ने आपको मल्टी पेमेंट किया है, कि सपोज कस्टमर ने 2,000 रुपीज़ दिया है, तो सिस्टम बोलता है कि ठीक है, अभी 5,100 कैसा देने वाले हैं। तो उसने मेरे को पेटीएम मशीन पे 5,100 दिया है। तो पेटीएम मशीन पे ये रेफरेंस नंबर है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मशीन में से जो स्लिप आती है उसका रेफरेंस नंबर या इसको सेव कर दो, और ये बिल को सेव करके प्रिंट कर दो। यहाँ पे सेव और प्रिंट बोलेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। अब ये बिल को आपको अगर कस्टमर को व्हाट्सअप करना है तो यहीं से आप कस्टमर को व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके पास व्हाट्सअप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होना चाहिए कि कस्टमर का व्हाट्सअप आ गया और उसके ऊपर ये बिल चला गया। तो चलो, कस्टमर को एक व्हाट्सअप चला गया। ये पूरा देखो, व्हाट्सअप में आपका कोई पीडीएफ वगैरह नहीं जाता है, ये पूरा बिल टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है। पीडीएफ वगैरह जनरली कस्टमर डाउनलोड नहीं करते, और उसके लिए हमको व्हाट्सएप बिजनेस खरीदना पड़ता है, जो एक एक्सपेंसिव मैटर है। उसका एक मैनेजमेंट है। ये एक सिंपल तरीका है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आप इंस्टॉल करो और उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन में से आप नोटिफिकेशंस भेज सकें। अब जो मेरा लास्ट बिल है, वो लास्ट बिल इधर फुटर में आके रुक जाता है। तो आप यहाँ से अगर उस बिल की फिर से प्रिंट निकालनी है तो आप यहाँ से प्रिंट निकालो। अगर उसको प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू करो। तो ये प्रीव्यू हो गया, बिल कैसा किस टाइप का प्रिंट हो गया है। अगर आपको यहाँ से उसको ईमेल करना है तो आप मेल कर सकते हो। अब एक और एंट्री पास करते हैं कि सपोज कस्टमर का नाम है, ये नंबर है, तो आप कुछ कैरेक्टर्स भी डालोगे तो वो आपको उस नंबर से रिलेटेड कस्टमर आपके सामने रख देगा। सपोज ये कस्टमर का नाम श्रीपाल है, तो ये कस्टमर सिलेक्ट किया हमने। अब इसका सेल्स स्टाफ कौन है, तो ये मेन सेल्समैन है, और उसको हमने ये प्रोडक्ट बेचा है। अब अगर आपके पास ऐसा है कि आपके शॉप में एक ही कस्टमर को दो सेल्समैन या तीन सेल्समैन भी अटेंड करते हैं, तो उनका बिल जो है वो हर आइटम वाइज उस सेल्समैन के नाम पे जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बटन है अल्ट एस, वो सेल्समैन पे चला जाता है, और यहाँ से आप सेल्समैन चेंज करते हो। और ये मैंने दूसरा आइटम, और तीसरा आइटम मेरा ये पर्सन ने बेचा है, तो ये तीसरा आइटम। अभी एक इनवॉइस में एक ही कस्टमर को तीन अलग अलग सेल्समैन ने बिल बेचा है। यहाँ पे सेल्स स्टाफ में आपको दिखेगा कि कौन सा सेल्समैन कहाँ पे मैप्ड है। अगर ये नहीं, अभिजीत नहीं है, ये कोई और है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो आप मल्टी सेल्समैन का बिलिंग भी इसमें से कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं पेमेंट टेंडर पे जाता हूँ, और ये श्रीपाल सर जो है, इनको हम क्रेडिट दे सकते हैं। इसमें हमको क्रेडिट फीचर दिख रहा है, पहले वाले एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा था। इसका वजह यहाँ ये है कि हमने इसको क्रेडिट को एनेबल किया हुआ है। अगर ये डिसेबल्ड है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। पर अगर कोई कस्टमर है और वो बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत पेमेंट कल ला के दूंगा, तो आप सिर्फ उस कस्टमर का ये छोटा सा आइकन पे क्लिक करके उसका क्रेडिट एनेबल करके आप उसको क्रेडिट, अब आपके पेमेंट टेंडर में ये क्रेडिट स्क्रीन आ जाएगा। अब ऐसा है कि कस्टमर मेरे को 2,245 कैश दे रहा है और बैलेंस जो है वो क्रेडिट दे रहा है, तो मैंने ये क्रेडिट बिल है और ये क्रेडिट बिल को पास कर। अब और एक ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कस्टमर का नाम है समझो 9822 समथिंग, और इसके लिए सेल्समैन है हमारे पास ये, और हमने उसको ये आइटम बेचा है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाता हूँ जो आपके बिलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देती है।
सपोज़ ये आइटम पे मेरे को 5% डिस्काउंट देना है, तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से जाके 5% डालूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप जब आइटम को स्कैन करते हो तो वो सेकंड रो पे चला, तो सेकंड रो पे आप यहीं पे डिवाइडेड बाय 5 डालोगे तो उसको 5% डिस्काउंट लग जाएगा। अगर आपको इसकी प्राइस चेंज करनी है तो यहीं से आप इसको 2400 करोगे तो उसकी प्राइस 2400 हो जाएगी। यहीं से आप उसको ज़ीरो डिस्काउंट कर दोगे तो ज़ीरो डिस्काउंट हो गया। अगर आपको क्वांटिटी इसकी 2 करनी है तो यहीं से आप 2 क्वांटिटी करो, उसकी क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट बारकोड के कॉलम में कुछ शॉर्टकट्स है, मैंने 2-3 दिखाए आपको, भी और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है जो आपके इस एंट्री को आसानी से प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे मैं इसका बिल को सेव करता हूँ, F12 करता हूँ। इसका पूरा पेमेंट जो है मेरे को ऑनलाइन आया हुआ है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप सेल्स एंट्री आसानी से पास कर सकते हो। अब एक कस्टमर है, वो मेरे पास आया और उसने बोला कि सर मैंने आपसे कुछ ख़रीदा था और मेरे को वो एक्सचेंज करना है। तो मैंने वो कस्टमर का नाम डाल दिया और यहाँ पे सेल्समैन डाला, अभी नया जो ख़रीदा है उसके लिए, और उसने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है। अब जो उसने रिटर्न लाया है वो प्रोडक्ट का बारकोड है, तो मैं वो बारकोड को स्कैन करता हूँ, ये उसने रिटर्न लाया है। अब यहाँ पे सिर्फ उसकी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको माइनस कर देंगे तो वो पीस रिटर्न हो गया। अब जब ये रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको 775 रुपीज़ वापस देना है। अब ये एक ट्रांजैक्शन हो सकता है कि जिसमें आपको उसको पैसा रिटर्न देना है, तो हम इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि आप उसको पैसा वापस दे। पर अगर ऐसा नहीं है कि आपको उससे पेमेंट लेना है तो वो ट्रांजैक्शन मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर ये भी दिखाऊंगा। सपोज़ आपको उससे लेना है तो ये हो गया 1 और ये मैंने कर दिया -1। तो ये बोल रहा है कि आप सर आप 775 रुपीज़ दो। आपने पहला जो लिया था वो 2950 का है और अभी का जो लिया है वो 217। जनरली हम कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप रिटर्न के टाइम पे इनवॉइस लेके आओ, बिल लेके आओ, क्योंकि अगर हमने उसको बेचते वक्त डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो हमको समझ में नहीं आएगा कि उसको डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, और बारकोड पूरा अमाउंट स्कैन करेगा। अगर कस्टमर बिल लेके नहीं आया है तो आप यहीं पे Alt+H करके हिस्ट्री खोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट उस कौन से कस्टमर को कब कब बेचा था और उसकी प्राइस क्या थी। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट का हमने सेलिंग प्राइस क्या दिया। अब इस हिस्ट्री से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट है Shift+H, तो हम इस हिस्ट्री से बाहर निकल गए। अब कस्टमर से हमको 775 रुपीज़ लेना है, आप F12 करो, सामने पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें क्रेडिट दिख रहा है क्योंकि हमने उसको क्रेडिट एनेबल किया हुआ है। तो कस्टमर ने मेरे को 775 रुपीज़ कैश दे दिया। आप बिल को सेव करके कस्टमर को प्रिंट दे दोगे। अब अगर ऐसा है कि कस्टमर ने आपको ये रिटर्न दिया है और ये वो ले रहा है, तो अभी आपकी वैल्यू हो गई 775 रुपीज़ माइनस, आपको उसको देना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कस्टमर बोलेगा कि ये रिफंड नोट है, ये क्रेडिट नोट है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँ क्या? आप यस बोलो, वो क्रेडिट नोट स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप उसको रिटर्न का रीज़न बताओ और मोर पेमेंट ऑप्शन पे आप अगर उसको कैश दे रहे हो तो आप कैश चूज़ करो कि आपने उसको 775 रुपीज़ कैश दे दिया, और अगर आप उसको क्रेडिट नोट दे रहे हो तो आप उसको क्रेडिट नोट सेलेक्ट करो, तो 775 का उसको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। हमारे सिस्टम में भी वो रिकॉर्ड रहेगा कि उसका क्रेडिट नोट हमारे पास पेंडिंग है और आप उसको प्रिंट दे सकते हो। तो कस्टमर को एक क्रेडिट नोट चाहिए। तो सेल्स इनवॉइस में से सेल्स रिटर्न कैसे करते हैं इसका मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अभी कभी कभी ऐसा है कि कस्टमर सिर्फ रिटर्न लेके आया है, अभी उसको कुछ लेना नहीं है, तो आप यहाँ से सेल्स इनवॉइस के नीचे सेल्स रिलेटेड सारे मेन्यूज हैं, हम सेल्स रिटर्न पे जाएंगे और कस्टमर उसका बिल लेके आया है। सेल्स रिटर्न के लिए हमने कंपलसरी ये किया है कि आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, पर कस्टमर के पास इनवॉइस नहीं। अब फॉर्चुनेटली आपने कस्टमर का नाम और नंबर लिया है हर इनवॉइस के टाइम पे, तो आप ओरिजिनल इनवॉइस यहाँ से चूज़ कर सकते हो।
कस्टमर का नाम टाइप कर सकते हो। सपोज कस्टमर का ये नाम है और ये कस्टमर के नाम पे इतने सारे इन्वॉइसेस हैं, तो आप ये इन्वॉइस को क्लिक करो तो वो आपको दिखाएगा कि इस इन्वॉइस में क्या क्या उसने खरीदा था। अगर कोई और इन्वॉइस है तो आप यहाँ से उसके सारे इन्वॉइसेस को एक्सेस कर सकते हो। सपोज उसका जो आइटम है वो ये है। अब ये आइटम को मैं क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी बोलता हूँ, तो उस वक्त उसको जो भी डिस्काउंट दिया था, जो भी प्राइस में उसको मैंने सेल किया था, वो यहाँ पे पॉपअप हो गया। अब इसको मैं सेव क्रेडिट नोट बोलता हूँ। अगर आपको क्रेडिट नोट देना है और कैश देना है तो आप यहाँ से कैश दे सकते हो। वो बोल रहा है रिटर्न का वजह बताओ, तो मेरा ये वजह है। आप उसको या कैश दे सकते हो या क्रेडिट नोट दे सकते हो। सपोज मैंने उसको क्रेडिट नोट दिया और यहाँ पे मैंने F12 करके सेव और प्रिंट बोल दिया, या यहाँ पे मैंने उसको ये क्रेडिट नोट व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो यहाँ पे देखो व्हाट्सएप पे क्रेडिट नोट चला जाएगा। ये देखिए ये व्हाट्सएप पे क्रेडिट नोट चला गया उसके। तो ये आप उसके व्हाट्सएप पे भी रहेगा और आपके सिस्टम में भी रहेगा। अगर आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम में ये कहाँ है, तो आप क्रेडिट नोट में जाओ और यहाँ पे श्रीपाल ओसवाल, ये देखो ये क्रेडिट नोट है। आपने जनरेट किए हुए सारे क्रेडिट नोट्स, सारे सेल्स इनवॉइसेस आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, या हर ट्रांजैक्शन पे एक कंट्रोल पैनल है, उसे क्लिक करके आप सारे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आप कौन से पीरियड का ट्रांजैक्शंस देखना है तो ये आज के ट्रांजैक्शंस है। अगर आपको कोई पास्ट देखना है, या ये महीने में, ये साल के सारे देखना है, या ये महीने के सारे देखने, तो आप सारे ट्रांजैक्शन दे सकते हो। या अगर कोई कस्टमर वाइज आपको देखना है तो आप यहाँ से कस्टमर वाइज भी ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि ये कस्टमर के कितने हैं। तो अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि सपोज़ आपने एक कस्टमर को यहाँ पे चूज़ किया, तो आपको यहाँ पे अब ऊपर दिख जाता है कि इसका प्रीवियस बैलेंस कितना है। तो इसको क्लिक करो, वो आपको उस कस्टमर के आउटस्टैंडिंग लिस्ट पे ले जाके रख देगा। आउटस्टैंडिंग लिस्ट पे वो बता रहा है कि उसका ये एक इन्वॉइस है जो 2300 का बैलेंस है, ये इन्वॉइस 5000 का बैलेंस है, और ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये उसका क्रेडिट नोट्स है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये कस्टमर की पूरी एक्टिविटी हिस्ट्री दिख जाती है कि ये कस्टमर आपके पास अभी तक कब कब आया था और उसके क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए थे। पूरी उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन हो जाती है बिल नंबर के साथ में। तो कस्टमर का नाम नंबर लेने के एडवांटेजेस ये है कि आप कस्टमर की हिस्ट्री मेंटेन करते हो, उसका पास्ट रिकॉर्ड पूरा आप एक्सेस कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, हम परचेस एंट्री करके दिखाएंगे आपको। ये जो नीचे टैब्स है, ये बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं। आप एक एक टैब को एक एक करके बंद कर सकते हो, या एक ही बटन से आप सारे टैब्स को बंद कर सकते हो। तो अब मैं होम स्क्रीन पे आ गया। मैंने सिर्फ यहाँ से ये जो पहले वाला टैब है उसको क्लिक किया, ये होम स्क्रीन आ गया और मैं अभी परचेस एंट्री कर रहा हूँ। तो परचेस एंट्री पे आया, सप्लायर का नाम पूछ रहा है, आप आपके सप्लायर का नाम डालो, मणिपुर कलेक्शंस। तो जैसे आप क्लिक करते हो दिखा रहा है आपको कि सप्लायर का, ये सप्लायर आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो आप अल्ट ए करो, सप्लायर का नाम डालो और उसके सारी टैक्स डिटेल्स वगैरह सब आप इस पर फिल कर दो, तो आपका सप्लायर क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल हम एक ऐसा सप्लायर चूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो ऑलरेडी इस सिस्टम में है। तो सपोज मेरा सप्लायर है ये। अभी परचेस इनवॉइस की डेट क्या है, तो हम डेट डाल रहे हैं सपोज 12 दिसंबर। अब इसको मैंने क्रेडिट पीरियड डिफाइन किया हुआ है 30 डेज़ का। तो उसने बोला 30 डेज़ के बाद आपका ये बिल ड्यू हो जाएगा। मेरे को अगर ये चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये पर्टिकुलर बिल पे 60 डेज़ का क्रेडिट लिया है। फिर इसका इन्वॉइस नंबर क्या है, तो इसका इन्वॉइस नंबर है। अब ये पूछ रहा है कि आपके हाथ में जो बिल है वो बिल का टोटल वैल्यू कितना है। ये इसके लिए है कि आप जब बिल एंट्री कर रहे हो तो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कि सपोज मेरा टोटल वैल्यू 25,000 है, मेरे हाथ में एक परचेज बिल और प्रोडक्ट्स है। तो मैं प्रोडक्ट क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। एप्लीकेशन में प्रोडक्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक है स्क्यू वाइज एंट्री,
जो हम रेकमेंड करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक ब्रांड है जिसका नाम है SD, तो उसके सारे डिज़ाइन नंबर हम अलग अलग से क्रिएट करते हैं ताकि हमको हर डिज़ाइन नंबर का परफॉर्मेंस, हर डिज़ाइन नंबर में अवेलेबल साइजेस ये हमको अलग से दिखे। मैं आपको कुछ SKU वाइज एंट्री करके दिखाऊंगा और मिक्स एंट्री भी करके दिखाऊंगा। तो मैं सप्लायर सिर्फ चेंज करता हूँ। तो परचेस करते वक्त हम एक स्टैंडर्ड तरीका आइटम क्रिएशन का वो हम आपको बताएंगे। आप आइटम का जो भी आपका प्रोडक्ट है, फिर वो ड्रेस हो या शर्ट हो, पैंट हो, उसका जो ब्रांड है वहाँ से आप शुरू करो। फॉर एग्जांपल, इस इनवॉइस में हम SDC का माल ले रहे हैं, तो SDC ये मेरा ब्रांड का शॉर्टकट है। आप ऐसा सिलेक्ट करो SDC, तो ये पहले भी आया हुआ है, तो इसके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट है कि इसके कौन से आपके पास क्यूज है। तो आप अगर वही आइटम रिपीटेडली खरीद रहे हो तो आप सिर्फ SDC 100 लिखो तो रिपीटेड हो गया। पर आपके हाथ में जो इनवॉइस है उसमें कोई डिज़ाइन नंबर नया है, तो मेरा ये नया डिज़ाइन नंबर है 490, ये अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका कोई भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करो और उसको बोलो अल्टर C, तो ये SDC का एक कॉपी बना देगा। अब आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपका डिज़ाइन नंबर डालो और F12 किया। अब ये स्क्रीन पे ये बोल रहा है कि आपके पास जो चीज़ें आई है वो कौन से साइजेस में आई है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पास S एक आया है, M एक आया है, L एक आया है, XL 2 आया है और 2XL 1 आया है, या सारे एक एक आए हैं। तो एक पे आप इधर नीचे लिखा है, देखो, रिपीट वैल्यूज अक्रॉस ऑल साइजेस, यहाँ पे आप अल्ट R करो तो सब जगह पे एक एक हो जाएगा। अब सबकी प्राइस अगर सेम है तो आप 790 लिखो, अल्टर R करो, सबकी प्राइस सेम हो गई। अब आपको इसके ऊपर 60% या 70% जो भी आपका मार्कअप है वो डालना है, तो आप इधर 60 लिखो, अल्ट R करो, उसने मार्कअप डिफाइन कर दिया। अगर आपको मार्कअप नहीं डालना है, मैनुअली सेल्स प्राइस डालना है, तो आप ये इधर ये मार्कर को डिलीट करते हैं और हम इधर मैनुअली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि इसका 1290 है। ये स्क्रीन पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी स्क्रीन पे आप डिफाइन करते हो कि आपके पास कौन सा साइज़ कितने क्वांटिटी में आया है, कितने प्राइस में आया है, उसके ऊपर आपको कितना मार्कअप रखना है या उसकी सेल्स प्राइस क्या रखनी है। हम दोनों तरीके देखते हैं। अभी ये मैं मार्कअप इसको 0 करता हूँ, अल्ट R करता हूँ और इसको मार्कअप डालता हूँ 60% और इसको डन करता हूँ। तो इसने आपके परचेज ग्रिड में ये सारे आइटम फिल कर दी। अब मेरे पास एक और आइटम है जिसका मॉडल नंबर है SDC 510। मैं SDC टाइप करता हूँ और अल्ट C करता हूँ और SDC 510 बोलता हूँ, F12 बोलता हूँ। इसमें मेरे पास हर साइज़ का एक एक आया हुआ है। इसकी प्राइस है 850 रुपीज़ मैंने, और इसके ऊपर मार्कअप मैंने 65% डाला है। और एक परचेस इनवॉइस को SKU वाइज एंट्री करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक और आइटम है, मैं 510 को क्लिक करता हूँ, SDC 510 पे आता हूँ, अल्ट C करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ SDC P112। ये मेरा डिज़ाइन नंबर है, F12 कर दिया। साइजेस पूछ रहा है, मेरे पास हर साइज़ में एक एक आया है। 550 मेरी परचेज प्राइस है और मेरे को मार्कअप नहीं रखना है, मेरे को फ्लैट प्राइस रखना है 795। अल्टर एंटर कर दिया। तो इतना आसानी से आप हर डिज़ाइन नंबर का अलग अलग आइटम क्रिएट करके आप परचेज एंट्री कर सकते। बाकी सॉफ्टवेयर में इस तरीके से वो SKU वाइज एंट्री मेंटेन नहीं करते। SKU वाइज एंट्री मेंटेन करने के ये एडवांटेजेस है। हम क्या करते हैं, आप जब भी एक आइटम क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल ये SDC 510 आपने क्रिएट किया। अब इसको एडिट मोड में मैं खोलता हूँ। आप देखना, ये आइटम को मैंने ऐसे साइजेस डिफाइन की थी, तो उसने एक आइटम के ऑटोमेटिकली
5 आइटम्स क्रिएट किए। मतलब जो मेन आइटम है SGC 510, उसको हम बोलते हैं पेरेंट आइटम, उसने उसके 5 चाइल्ड आइटम्स क्रिएट किए। तो आपको हर साइज का अलग अलग आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार वेरिएबल डिफाइन करो कि आपके पास साइजेस क्या क्या है, बस उस आइटम को कॉपी करते रहो। आपका नया प्रोडक्ट क्रिएट होगा, उसकी परचेज प्राइस डालो, सेल्स प्राइस है। पर फिर भी अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, तो आप एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं एंटर करता हूँ और अल्ट ए करता हूँ। मेरा ये प्रोडक्ट टाइप जो है वो वेरिएबल है। रेडीमेड इंडस्ट्री में वेरिएबल प्रोडक्ट यूज होता है। अब आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो मेरे प्रोडक्ट का नाम है ड्रेस। कोई भी डिज़ाइन नंबर हो, कुछ भी हो, मेरे प्रोडक्ट का नाम है ड्रेस। इसका ये HSN कोड है और एपरल क्लोथिंग मेरा टैक्स सिस्टम है। तो मेरा ड्रेस का स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है, मैंने साइज डाल दिया और एम। इतने साइजेस मेरे पास ड्रेस में होते हैं। मैंने ये आइटम क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे ये आइटम सिलेक्ट करता हूँ। वो बोलता है कौन से साइज़ में कितना है। मेरे पास XL एक है, 2XL एक है, 3XL है। इसकी परचेज प्राइस क्या है? 750 रुपीज़। इसको मैं अल्टार करता हूँ और सेल्स प्राइस है मेरी इसकी 1050 रुपीज़। मैं अल्टार करता हूँ, अल्टर एंटर। उसने एक आइटम ले लिया। अब फिर दूसरा आइटम है, पर मेरे को SKU वाइज एंट्री नहीं करना है। मैं फिर से ड्रेस ही लेता हूँ और अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये M, L, XL, 2XL एक एक पीस है। मेरी परचेज प्राइस है 990। अल्ट आर कर दिया। मार्कअप मेरे को रखना है 75%। अल्ट आर कर दिया, अल्ट एंटर कर दिया। तो आप एक ही आइटम से एक परचेज बिल में कितने भी SKUs हो, आप एक ही आइटम से मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। अलग अलग आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आइटम का आइडेंटिटी जो है वो उसका बारकोड है। कल को अगर आपका बारकोड मिस हो गया तो आप वो आइटम को सिस्टम में ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि आपने SKU वाइज एंट्री नहीं किया है। और ये जो सिस्टम है जो हम बता रहे हैं आपको करने के लिए, इसके एडवांटेजेस ये है कि आप हर SKU को आपके सिस्टम में एक अलग आइडेंटिटी देते हो। इसका आइडेंटिटी बारकोड है जो जा सकता है, मिसप्लेस हो सकता है। इसका आइडेंटिटी वो SKU का नंबर है। तो आप जो सिस्टम फॉलो करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप मिक्स भी कर सकते हो, दोनों का मिक्स सिस्टम भी कर सकते हो। अब एक और वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। ये जनरली किड्स वेयर में, बाय द वे ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ये किड्स हो, मेंस वेयर हो, लेडीज वेयर हो, सबके लिए ये सेम सिस्टम है। सपोज एक किड्स वेयर है और उसका आइटम है फ्रॉक। अभी इसमें फ्रॉक नहीं है, तो मैं एक फ्रॉक नाम का आइटम क्रिएट करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ फ्रॉक बेबी। अब ये बोलता है कौन से साइज़ में क्या है, तो मेरे पास जो आया है वो हर साइज़ में एक एक आया है। और मेरी परचेज प्राइस जो है 1450 करता है और मेरी सेल प्राइस जो है वो है 2250। पर मेरे को साइज वाइज 50 रुपीज़ का डिफरेंस रखना है। तो आप इसको 2250 बोलो और अल्ट डी बोलो और 50 बोलो, ओके बोलो। उसने नीचे 50 रुपये से कम करना स्टार्ट कर दिया और ऊपर 50 रुपये से बढ़ा दिया। मैं डन करता हूँ तो ये मेरा परचेज एंट्री। अब ये सेव टू अकाउंट करता हूँ तो ये बोलता है कि साहब आपका जो बिल अमाउंट है वो 32,634 है और आपने यहाँ पे लिखा है 25,000। तो ये क्रॉस चेक करता है कि जो आपने अमाउंट लिखा है वो और ये मैच हो रहा है क्या। इसको 36,634 कर देता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि परचेज बिल एंट्री करते वक्त कस्टमर आ जाता है और आपको सेल्स बिल करना है। तो आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप होम स्क्रीन पे जाके सेल बिल करो और वापस उस स्क्रीन पे आ सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप परचेज बिल एंट्री कर रहे हो और उसमें 25-30 आइटम्स है और आपने 6-7 आइटम कर लिए है और आपको कुछ काम आया है, आपको जाना है, आप बिल को कंप्लीट नहीं कर सकते।
तो आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट बोलो तो वो ड्राफ्ट करके सेव हो जाएगा। आप आके इस बिल को कंटिन्यू कर सकते। अब ये बिल को मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो वो बिल सेव हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट बटन पे मैं अगर बोलता हूँ प्रिंट बारकोड लेबल्स तो वो आपको बारकोड का स्क्रीन खोल दे। यहाँ पे आप जनरेट बारकोड बोलोगे तो आपके बारकोड की प्रिंट आ जाएगी जो हर आइटम पे आप स्टिक करो। अब अगर ऐसा है कि आपको 3 बारकोड प्रिंट करने हैं, एक मेरे को ड्रेस पे प्रिंट करना है और एक मेरे को उसके दुपट्टे पे प्रिंट करना है, स्टिक करना है, और एक उसके बॉक्स पे स्टिक करना है, तो आप इधर क्वांटिटी को 3 करो और अल्ट आर प्रेस करो, अल्टर आर, वो सारे कॉलम में वैल्यू को रिपीट कर देगा। उसने सबको 3 कर दिया। आप जनरेट बारकोड बोलो, वो बारकोड को प्रिंट कर देगा। इतना सिंपल है एक परचेस एंट्री को करना और बारकोड को प्रिंट करना। सपोज अभी आपने बारकोड प्रिंट नहीं किया, आप बाद में बारकोड प्रिंट करना चाहते हो तो मेनू में जाओ, इन्वेंट्री में बारकोड लेबल प्रिंटिंग, उस इनवॉइस को सिलेक्ट करो। आप पार्टी के नाम से या डेट वाइज इनवॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो। इनवॉइस को सिलेक्ट करो, उसने वो इनवॉइस की सारी आइटम्स यहाँ पे फिल कर दी। आप बारकोड को जनरेट करो, प्रिंट करो। तो ये सिंपल तरीका है बारकोड प्रिंट करने का। अब कभी कभी ये होता है कि हमको सप्लायर को कुछ गुड्स रिटर्न करने होते हैं, तो जीएसटी एनवायरनमेंट में सप्लायर के लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप गुड्स को इनवॉइस वाइज रिटर्न करो। अच्छा तरीका है और यही तरीके से हमने गुड्स को रिटर्न करना चाहिए। तो आप यहाँ से परचेज रिटर्न में जाओ, आप यहाँ पे उसका ओरिजिनल बिल को चूज करो कि कौन से बिल में से वो चीज़ आया था। यहाँ पे क्लिक करो ओरिजिनल बिल। सपोज मेरा SDC 510 करके एक आइटम है जो मेरे को रिटर्न करना है, तो आप सप्लायर को ये SD क्रिएशन के इतने मेरे पास इनवॉइसेस है। अब आपको ये मालूम नहीं है कि मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो इसमें से कौन से इनवॉइस में है, तो आप यहाँ से एस्केप करो, स्टॉक क्वेरी पे जाओ। मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ उस आइटम का नाम है SDC 510, तो ये दिखा रहा है 510। मैं एंटर करता हूँ तो ये आपको 510 में कौन सी क्वांटिटी कितनी है वो दिखा रहा है। लेजर में जाते हैं तो ये दिखा रहा है कि आपको ये आइटम कौन से इनवॉइस में से आया था। ये इनवॉइस का नंबर है 598। एंटर करेंगे तो इनवॉइस खुल भी देगा, वो आपको ये इनवॉइस भी देखने को मिल जाएगा। इसमें से मैं बाहर आता हूँ और यहाँ से मैं परचेस रिटर्न पे जाके 598 नंबर का इनवॉइस को सर्च करता हूँ और ये मेरे सामने इनवॉइस आ गया। अब मेरे को 510 इसको रिटर्न करना है, तो आप यहाँ से 510 कौन सा साइज आप चूज करो और वो उसको रिटर्न कर दो। अब आपका इनवॉइस बहुत बड़ा है और आपको कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे एक फ़िल्टर है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फिल्टर्स है जो ग्रेजुअली आपकी चीज़ों को इतना आसान कर देता है। सपोज मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ और फिल्टर करता हूँ 112, तो ये 112 है, ये 1 2 3 4 5, ये मैंने फ़िल्टर कर दिए, क्लोज किया, इनको सिलेक्ट किया और कॉपी टू इनवॉइस कर दिया, तो उसने वो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर दिया। अब इसकी प्राइस, उसका डिस्काउंटिंग, उसका GST जो भी ओरिजिनल इनवॉइस में था सब इसने कॉपी कर दिया। और इसको सेव करेंगे तो बोल रहा है रीज़न क्या है आपको रिटर्न करने का, तो सेल रिटर्न। ये रीज़न हमें GST में कैप्चर करना पड़ता है, इसके लिए हम कंपल्शन करते हैं। सेव डेबिट नोट हो गया, ये सप्लायर का परचेस रिटर्न हो गया। इसके आप प्रिंट निकालो, मैं आपको ये प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रिंट निकालो, ये प्रिंट में वो ओरिजिनल रेफरेंस नंबर भी आपको दिखा रहा है कि कौन से बिल का ये आप रिटर्न कर रहे हो और ये गुड्स सप्लायर को आप भेज दो। तो यहाँ से अभी हमने आपको दिखा दिया कि परचेस एंट्री कैसे करते, परचेस रिटर्न कैसे करते। अब काउंटर पे कस्टमर है और उसने एक प्रोडक्ट पसंद किया है और वो पहन के भी देखा है पर उसकी साइज उसको फिट नहीं हो रही है। वो बोल रहा है कि इसमें का बड़ा साइज। फिजिकली चेक तो कर सकते हो पर कभी कभी फिजिकली चेक करने में टाइम भी लगता है और चीज़ मिसप्लेस हुई है तो वो बड़ी साइज मिलती भी नहीं है। बारकोड स्क्यू वाइज एंट्री करने का ये एक और एडवांटेज है कि आप इधर स्टॉक क्वेरी में जाओ और उधर खाली वो प्रोडक्ट का नाम बताओ
आपको वो बता देगा कि ये पेरेंट आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये आइटम आपके पास कौन कौन से स्टॉक साइज में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने एल पहन के देखा था तो एक्सेल है क्या, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप ये जो आइटम है ये पेरेंट आइटम है, इसकी क्वेरी करेंगे तो वो सारी साइजेस बताएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर साइज की क्वेरी करोगे तो वो साइज को वो क्वेरी में दिखाएगा। अब ये आपको ये भी देखना है कि ये कब आया था, किससे आया था, पूरा आपको हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको कोई एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ जो हमारे पास अच्छे से सेल हुआ है। सपोज मैं SGC 40 डालता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास क्वांटिटी एक है स्टॉक में, ये कौन से बिल में से आया था और किस किस को कब कब बेचा है, कौन से प्राइस में बेचा है, पूरा स्टॉक का इंफॉर्मेशन ये आपके सामने ला के रख देता है। तो स्टॉक क्वेरी आप परचेज बिल में से भी एक्सेस कर सकते हो, सेल्स बिल में से भी एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग चाहिए, क्योंकि हमने अगर क्रेडिट दिया है तो कस्टमर क्रेडिट का पेमेंट करने आएगा, सप्लायर्स को मेरे को पेमेंट्स करना है, उनकी हिस्ट्री देखनी है, उनका लेजर देखना है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात। तो अगर आपको कोई कस्टमर पेमेंट करने के लिए आया है तो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स की लिस्ट पे जाओगे, ये सारा मेरा रिसीवेबल्स है, इतना पेमेंट मेरे को लोगों से आना है। ये पिंक कलर का जो दिख रहा है ये क्रेडिट नोट्स है, ये लोगों को मेरे को ये पेमेंट देना है। अब ये बिल वाइज है, अगर मेरे को समरी देखनी है तो ये समरी वाइज आ जाएगा कि किससे कितना अब फॉर एग्जांपल ये अभिजीत रोटे है, ये आया है, या कोई राहुल करके आया है, तो आप यहाँ से सर्च करो राहुल, इसका ये पेमेंट बैलेंस है, आप इसको क्लिक करो, रिसीव पेमेंट बोलो, कौन से डेट को आया है तो आज आया है, आप डेट सिलेक्ट करो। अगर वो पूरा पेमेंट दे रहा है तो रिसीव नाउ बोलो। अगर वो बोल रहा है कि नहीं अभी मैं आपको सिर्फ 500 रुपीज़ दे रहा हूँ तो 500 रुपया डालो, F12 करो, कैसे दिया है तो कैश दिया है, F12 करो, वो रिसीट कस्टमर को प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कस्टमर का रिसीवेबल पेमेंट ले सकते हो, आपको रिसीवेबल की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अभी अगर कस्टमर बोलता है कि हमें लेजर चाहिए या आपको किसी का स्टेटमेंट देखना है तो आप स्टेटमेंट पे जाओ, कस्टमर का नाम डालो। हमने अभी राहुल नलवड़े का पेमेंट एंट्री किया तो राहुल नलवड़े डाल, ये है, और ये मेरे को स्टेटमेंट देखना है तो ये दिखा रहा है, देखो ये उसका सेल था, इसका पेमेंट हुआ है, सेल था, इसका पेमेंट हुआ है, ये सेल था जिसके सामने उसने। सिमिलरली सप्लायर को पेएबल्स, कौन से सप्लायर को क्या पेमेंट करना है, तो सप्लायर पेएबल, आपको समरी देखनी है तो ये समरी है। सपोज मेरे को मैत्री टैक्स का पेमेंट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बिल को चूज़ करूँगा, मेक पेमेंट बोलूँगा। अब ये मैं पूरा पेमेंट कर रहा हूँ उसको या पार्ट कर रहा हूँ, सपोज पार्ट कर रहा हूँ तो मैं पार्ट पेमेंट करता हूँ 50,000। नोट्स डाल सकते हो कुछ भी, अगर डालना है कि पेड बाय समथिंग, ऐसा कुछ नोट्स लिख सकते हो आप। F12 करता हूँ, क्योंकि अगर आप चेक से पेमेंट करते हो सप्लायर को तो आप चेक चूज़ करो। मैं आपको सारे तरीके से पेमेंट करके दिखाऊंगा, एक दो पेमेंट करके दिखाता हूँ। मैं चेक नंबर डालता हूँ, चेक की डेट है मेरी 31 दिसंबर, बैंक है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा, और मैं इसको मेल कर सकता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट मेल आईडी पे उसके पेमेंट की रिसीट चली जाए, अभी ये पेमेंट उसका हो गया। अभी ये बोल रहा है इनवॉइस का स्टेटस ये है कि ये पार्शली पेड है, पर मैंने उसको चेक रेज किया था। जब मैंने चेक रेज किया है तो वो चेक जिस दिन बैंक में से क्लियर होगा तो हम बैंकिंग में जाके, चेक मैनेजमेंट में जाके, और वो आज क्लियर हो गया है तो वो चेक को क्लिक करके उसको मैं क्लियर करूँगा। जब तक मैं क्लियर नहीं करूँगा वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वो चेक में रहेगा। मतलब आपके पेएबल लिस्ट में से तो वो निकल गया है पर वो चेक के जरिए है। चेक जिस दिन क्लियर होगा तब ये चेक डिपॉजिटेड इन बैंक में आ जाएगा, ये डिपॉजिटेड इन बैंक है। तो ये साल में मेरे जितने भी चेक डिपॉजिट हुए हैं वो सब यहाँ पे है। तो आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो पार्टी का। एक और पेमेंट करते हैं हम, अभी बचा हुआ सारा पेमेंट करते हैं।
तो अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आप यहाँ से बैंक का नाम चूज़ करो। अभी आपने कस्टम सप्लायर को आप बोला कि सर मेरे को कुछ डिस्काउंट चाहिए, सप्लायर ने बोला ठीक है आप अच्छा पेमेंट कर रहे हो, एडवांस में कर रहे हो तो आप डिस्काउंट ले लो। तो मैं उसको 35,000 रुपीज़ पेमेंट कर रहा हूँ और बैलेंस जो है वो मेरे को उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ये मेरा पेमेंट हो गया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी पेएबल लिस्ट जो है उसमें मैट्रिटेक्स का वो बिल क्लियर हो गया। अगर मेरे को ये सप्लायर का स्टेटमेंट देखना है तो सप्लायर का यहाँ से मैं स्टेटमेंट देख सकता हूँ। ये मेरा सप्लायर का स्टेटमेंट है। अब ये लेजर है और स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल्ड रहेगा, कौन से बिल के सामने कब पेमेंट किया है, कौन सा परचेस रिटर्न का, ये पूरा स्टेटमेंट रहेगा। जनरली लेजर आपको एक स्नैपशॉट दे देता है कि आपके ट्रांजैक्शंस कैसे हुए हैं और आपको अभी उसको कितना पेमेंट देना है। तो ये लेजर, और ये लेजर ड्रिल डाउन है, आप कोई भी एंट्री को क्लिक करो वो एंट्री खुल जाएगी, आप उसको एडिट कर सकते हो। अब ये एंट्री नॉन एडिटेबल है बिकॉज इसका पेमेंट ऑलरेडी हो गया है। आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको पूरा एक्टिविटी हिस्ट्री मिलेगा कि ये इनवॉइस कभी क्रिएट हुआ था, उसका क्या क्या हुआ है, उस पर पेमेंट हुआ है, क्या क्या हुआ है, इनवॉइस को ओपन किया था, एडिट किया था, पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब पूरे दिन में आपने कुछ 25-30 इन्वॉइसेस किए, आपका शाम को आप हिसाब टैली करने के लिए बैठते हो तो सिस्टम आपको एक स्नैपशॉट में पूरा हिसाब दे देता है। आप पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करो, सपोज मैं आज का डेट देख रहा हूँ और आज क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए पूरी लिस्ट आ जाती है, ट्रांजैक्शन खुल भी जाते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप समरी पे जाओ, ये सिस्टम आपको बता रहा है कि आपके कैश में 8,523 रुपीज़ होना चाहिए और आपका जो यूपीआई मशीन है या पेटीएम मशीन है उसके ऊपर 25,900। हमारा ऑफिस बॉय स्टाफ जो है जिसको अकाउंटिंग आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, वो ये स्नैपशॉट पर से 5 मिनट में हिसाब करके अकाउंट को क्लोज कर देता है। तो आपको अगर इसमें कुछ गलत है, समझो कैश आपकी ज़्यादा आ रही है या ऑनलाइन पेटीएम मशीन पे आपको अमाउंट कम दिख रहा है, इसका मतलब आपने पेमेंट टेंडर कहीं तो भी गलत हुआ है। तो आप डिटेल में जाके सारे इन्वॉइसेस को देख सकते हो और फिर आपको समझ में नहीं ये पर्सन ने ऐसा पेमेंट नहीं दिया था, इसने कैश दिया था, तो आप वो पेमेंट को बिल को ओपन करो, एडिट करो और उसका पेमेंट टेंडर जो है वो कैश कर दो। मतलब जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपका दिन का हिसाब एक क्लिक पे आसानी से कोई भी कर सकता है। अब हम थोड़े बहुत रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके पहले डैशबोर्ड देखते हैं कि आप कहीं बाहर गए थे और आए तो आते ही आपको क्या हुआ है आज आपको देखना है। तो डैशबोर्ड क्लिक करो, आपको ये दिखेगा कि आज 4 इन्वॉइसेस हुए हैं, उसकी वैल्यू है 19,000 रुपीज़ और एवरेज ये है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 7,616 रुपीज़। ये डैशबोर्ड आपको अगर आपने स्मार्ट एडिशन लिया है तो मोबाइल पे भी दिखता है। आपको पूरे दिन में कौन से टाइम पे बिजनेस हुआ है वो भी यहाँ पे एक ग्राफ में दिखता है और ये आप पूरे महीने का देख सकते हो, सेल्स काउंट वाइज देख सकते हो, इसमें आपको चाहिए वैसा पूरे मंथ का है। तो ये डैशबोर्ड आपको आइडिया दे देता है कि आपका बिजनेस कहाँ है। अब हम कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टॉक स्टेटमेंट। आप अगर ये जानना चाहते हो कि आज के डेट में आपके शॉप में इतनी सारी वैरायटी में स्टॉक कितना है, तो आप एक बटन दबा के देख सकते हो कि आपका शॉप का स्टॉक कितना है। तो ये बता रहा है आपके पास 55 लाख का स्टॉक है, 5,440 आइटम है जिसकी परचेज प्राइस 55 लाख से, सेलिंग प्राइस 92 लाख से। अब ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, हमारे रिपोर्ट कस्टमाइजेबल है, तो हम अलग अलग टेम्पलेट्स बना के
बना के रिपोर्ट देख सकते हैं। मैंने कुछ टेम्पलेट बना के रखे हैं। मैं अभी यहाँ पे एक ब्रांड वाइज स्टॉक, तो मैं ब्रांड वाइज स्टॉक देखना चाहता हूँ। मैं स्टॉक रिपोर्ट को रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ब्रांड वाइज स्टॉक मिल गया। कौन से ब्रांड में कितना क्वांटिटी है और उसकी आज की तारीख में कॉस्ट क्या है। अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो सारे खुल जाएंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम को इस स्टॉक में मेरे को सर्च करना है तो मैं इसमें सर्च करता हूँ, तो लेफ्ट दबा के सर्च करता हूँ। मेरे को रोज़ा नाम का आइटम सर्च करना है। रोज़ा बोला तो इसने बताया कि मेरे पास ये है और ये एक्सेल 2 है मेरे पास। तो आपको स्टॉक ऑन हैंड और उसमें सर्चिंग एकदम आसानी से मिल जाता है। और तो मैंने एक स्टॉक का रिपोर्ट दिखाया आपको। सिमिलरली मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जो बहुत काम का है, आइटम प्रोडक्ट समरी। अगर मुझे ये देखना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक ब्रांड का कितना माल आया था और उसमें से कितना बेचा है और कितना मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, तो आप ये इसके लिए लगता है कि आपको अगर कौन से ब्रांड का कैसा परफॉर्मेंस है या वो ब्रांड का रिपीट परचेस करते वक्त उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हो। ये मैं अशोक एपरल्स करके एक ब्रांड है, रन रिपोर्ट किया। इसका मेरे को 216 पीसेस आया था, जिसमें से 155 मैंने बेचा है और आज की तारीख में मेरे पास 61 पीसेस हैं और ये ब्रांड में मैंने अभी तक इतना पैसा कमाया है। तो आपको कोई भी ब्रांड का समरी किसी भी पीरियड के लिए मिल सकता है। अगर तो आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हो। इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स है, लेजर है, एप्लीकेशन पूरा प्रॉफिट एंड लॉस तक पूरा आपको, सपोज मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, आपका कितना नेट प्रॉफिट है, खर्चा कितना, एक्सपेंस कितना है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस तक ये आपको स्टेटमेंट देता है। बैलेंस शीट देख सकते हो आप। प्रोडक्ट रिलेटेड आपको इतने सारे रिपोर्ट्स है। एफएसएन एनालिसिस, फास्ट स्लो नॉन मूविंग एनालिसिस, आप इसको रन करो तो ये बताता है कि आपके शॉप में ऐसे कितनी आइटम्स है जो फास्ट मूविंग है, जो स्लो मूविंग है, जो बिकी नहीं है, आपने लिया तब से बिका ही नहीं है। तो ये एफएसएन एनालिसिस बोलते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूँगा, कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन एनालिसिस। ये आपको ये बताएगा कि ये क्वार्टर में या ये महीने में कितने ऐसे कस्टमर्स है जो पहली बार आए, कितने ऐसे कस्टमर्स है जो रिपीट सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, मतलब रिटर्निंग कस्टमर कितने हैं, और कितने ऐसे कस्टमर है जो आए और फिर आए ही नहीं है। तो आपको ये लिस्ट हेल्प करता है वो लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो एक बार आए और फिर आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? तो आपका कोई सर्विस खराब हुआ था या आपकी कोई कंप्लेन थी। आप कस्टमर को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि आप नाराज़ है क्या। ये हमें ये भी एनालिसिस देता है कि हमारे पास रिपीट कस्टमर का फुटफॉल क्या है। उस पर से हमको आइडिया आ जाता है कि हमारे स्टोर में, हमारे बिहेवियर में, हमारे वैरायटी में हमको कुछ चेंज करना है क्या। एक और रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, कस्टमर सेल्स परफॉर्मेंस। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दिखाता हूँ जो आपको हायरार्की वाइज आपका टॉप कस्टमर, सेकंड, थर्ड, हर कस्टमर की लिस्ट देता है कि कौन से कस्टमर ने अभी तक आपको कितना बिजनेस दिया है, उसमें कितना प्रॉफिट मिला है और उसके इनवॉइसेस कितने थे, कितने बिल में उसने माल लिया है। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो कि जिसने सबसे ज़्यादा इनवॉइसेस किए वो ऊपर आ जाए या जिसका सबसे ज़्यादा सेल है वो ऊपर आ जाए। तो ये एक कस्टमर सेल्स परफॉर्मेंस का रिपोर्ट है। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स है इसमें जो आपको काम आ सकते हैं। और अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कस्टमर ये पूछते हैं कि आपके सिस्टम में पूरा अकाउंटिंग होता है क्या। तो यस, आपका रिसीट्स, पेमेंट्स, बैंक, आपके शॉप एक्सपेंसेस, आपके विड्रॉइंग्स, सारा अकाउंटिंग जैसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी अकाउंटिंग होता है वो सारा अकाउंटिंग इस सिस्टम में होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से होता है।
तो अकाउंटिंग पूरा होता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप अकाउंटिंग इसमें नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ सेल्स, परचेज, सप्लायर और कस्टमर के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रखना चाहते हो और अकाउंटिंग किसी और एप्लीकेशन में करना चाहते हो, तो बिल्लीज में एक टैली ब्रिज मिलता है जहाँ से आप ये डेटा पूरा टैली में शिफ्ट कर सकते हो, सिलेक्टिव भी और पूरा का पूरा। आप यहाँ से सिर्फ क्लिक करो, क्या आपको भेजना है टैली में, और ये एक्सपोर्ट टू टैली बोलो, सिस्टम एक फाइल बना के दे देगा जो अगर आपने टैली में इंपोर्ट कर लिया तो ये सारा सेल्स, परचेसेस अलॉन्ग विथ HSN कोड, अलॉन्ग विथ टैक्स बाइफर्केशन आइटमाइज्ड टैली में चले जाता है। बहुत सारे हमारे कस्टमर है जो जिनका अकाउंटिंग उनके टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट करता है, तो उनको डेटा टैली में चाहिए, या GST रिटर्न टैली में से फाइल करते हैं, उनको हमारे सिस्टम में से फाइल नहीं करना है, तो डेटा टैली में चला जाता है। क्या हमारा सिस्टम GST को सपोर्ट करता है, GST रिटर्न्स इसमें से निकलते हैं? तो यस, अपने हमारे सिस्टम में पूरा GST रिटर्न बनता है, GSTR 1 बनता है, GSTR 3 बनता है, GSTR 2A का रिकन्सिलिएशन होता है। ये सिस्टम कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। यहाँ हमने ये कुछ ऐसे भी कस्टमर्स को दिया है जिनके यहाँ ई इनवॉइसिंग है, जिनके यहाँ 100% मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर स्टेटमेंट, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, GST रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स ऑडिट, सब कुछ इस सिस्टम में से होता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको क्या इसमें करना है और क्या इसमें नहीं करना है, तो वो हम 1-to-1 में डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग में मेरा इंटेंशन ये था कि आपको मैं एक फ्लो बता दूं कि ये गारमेंट अपैरल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है। फीचर्स शायद मैंने सारे एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कस्टमर्स की, वो इस एप्लीकेशन में है, पर अभी वो सब बता के या उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके लंबा करने से अच्छा वो हम 1-to-1 टॉक में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इसमें से आपको कुछ फीचर्स अच्छे लगे हैं या आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, 77200341। मैं आपको रिमोट पे या पर्सनली आके भी ये डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ये है कि हमारे लिए तो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा अमाउंट है जो आप हमको पे करते हो और हम आपको दे देते हैं, पर आपके लिए आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा कारोबार ये सॉफ्टवेयर में है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, हमें इसका पूरा एहसास है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को सुना और मेरे को सुन के आपने एक तरीके से मेरे को ग्रैटिट्यूड दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।